Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel Inu E-पाठशाला। I hope you people are doing well और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने होली को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। मैंने भी बहुत ही एंजॉय किया। अब वापस आ जाते हैं अपनी स्टडीज की तरफ और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एमकॉम सेकेंड ईयर की वीडियो के बाद मैं फर्स्ट ईयर को भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी और मैं IBO 5 से स्टार्ट करूँगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे IBO 5 की यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के बारे में, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करी जाए तो लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना, उनको अकोमोडेट करना और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ये जो प्रोसेस बेसिकली हमारा है ये लॉजिस्टिक्स का कहलाता है, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने अपने IBO 2 में 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़े थे, राइट। जिन्होंने भी वीडियो पढ़ा है और जिन्होंने भी सेकेंड ईयर में IBO 2 का पेपर दिया है उनको ये पता होगा। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो 4 P's हमारे क्या क्या थे। एक था हमारा प्रोडक्ट, दूसरा था हमारा प्राइस, तीसरा था हमारा प्रमोशन और चौथा था हमारा प्लेस, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपका क्या होता है, लॉजिस्टिक्स ही होता है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स ही होता है, जहां पर जो हमारा मार्केटर है वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में स्टोर करता है और कस्टमर्स की जो भी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करता है, ठीक है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे मार्केटिंग मिक्स का, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को फॉर्म भी कर लिया, उसकी प्रॉपर प्राइसिंग भी कर ली, आपने प्रमोशन टेक्निक्स भी यूज करनी, लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो भी ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्केटिंग लॉजिस्टिक सिस्टम, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपने फाइनल कंज्यूमर तक सही प्रोडक्ट सही टाइम पर पहुंचा सके, ठीक है। So many companies state that their market logistics objectives as getting the right goods to the right place at the right time and for the least cost. तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में हमारे जो सेलर है या फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर सोल्ड किया जाए वो सही प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो कंज्यूमर ने डिमांड किया हो वही प्रोडक्ट हो, जिस प्लेस पर उसने उस प्रोडक्ट की डिलीवरी मांगी है वो प्लेस सही होनी चाहिए, राइट टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट की डिलीवरी आज मांगी और हम उसको कल डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, राइट टाइम पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंपनी के लिए कि लीस्ट कॉस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कंपनी को यहाँ पर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो आप कभी भी मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे जाएं कभी भी, तो ये आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा, दैट गेटिंग द राइट गुड्स टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड फॉर द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। So this means a market logistics system has to simultaneously provide maximum customer service at the minimum distribution cost. Maximum customer service implies large inventories, premium transportation and multiple warehouses. All of these raise market logistics cost. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ बोल रहा है कि मार्केट लॉजिस्टिक सिस्टम में हमें साइमल्टेनियसली दो चीजों को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहली चीज ये कि हमें अपने कस्टमर्स तक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और दूसरा ये कि हमें अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको मिनिमम रखना है, ठीक है। अब अगर हमें अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर करना है, बहुत अच्छी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी कैसे बनेगी, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस होने चाहिए, ठीक है, कस्टमर से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेयर हाउस बहुत ज़्यादा दूर है तो आपको ऑब्वियसली बात है उतना ज़्यादा खर्चा किस में करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में करना पड़ेगा, राइट। अब अगर हमें कस्टमर्स को अपने मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है, वेयर हाउसेस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेंट्रीज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप देखें
तो हमारी जो कंपनी की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब कंपनी कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा वेयर हाउसेस परचेज करने पड़ेंगे, है ना, उसका रेंट देना पड़ेगा। अगर हम इन्वेंट्रीज को ज़्यादा परचेज करते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने वेयर हाउसेस ज़्यादा खरीदे हुए हैं या खरीदे भी नहीं है तो हमने रेंट पे लिए हैं, तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगे ही करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमको साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, और दूसरा ये कि हमें साथ साथ अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको भी मिनिमम रखना है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ होने लग जाता है, ठीक है। सो अ कंपनी कैन नॉट अचीव मार्केट लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बाय आस्किंग इट्स लॉजिस्टिक्स मैनेजर टू मिनिमाइज द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ पर कम है तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें साइमल्टेनियसली क्या देखना है कि हमें अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, अगर उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम है तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रही हो। तो अगर कस्टमर्स को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रही तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एफिशिएंट कहने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलर है उसको दोनों ही चीज़ों को बैलेंस लेके चलना होता है कि वो अपने कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सके और साथ ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी यहाँ पर मिनिमम रख सके, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो अभी हमने एक ओवरव्यू लिया कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, और मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पर 2 डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन मेंशन की हुई हैं। अगर आपको अपने बुक से नहीं याद होता है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो द वर्ड लॉजिस्टिक्स इज डेरिवेटिव ऑफ अ फ्रेंच वर्ड लॉजर, which means the art of transport, supply and quartering of the troops. Essentially, it is a military concept and it is now commonly applied to marketing management. ठीक है, तो पहले ही हमारा मिलिट्री कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लॉजिस्टिक्स वर्ड जो है वो आपके मिलिट्री में ज़्यादा यूज हुआ करता था, लेकिन अब हम इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो according to Philip Kotler, physical distribution or marketing logistics involve planning, implementing and controlling the physical flow of material and final goods from the place of production to the place of end use to satisfy the buyer's need. So Philip Kotler के according physical distribution और marketing logistics basically क्या है हमारा फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड फाइनल गुड्स, कहाँ से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से हमने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, टिल फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर किस लिए, ताकि हम अपने बायर्स को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सके। तो ये क्या एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग करते हैं किसकी, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स की, ठीक है। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू वेंडल एम स्मिथ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द साइंस ऑफ बिजनेस लॉजिस्टिक्स whereby the proper amount of right kind of product is made available at the place where demand for it exists. Viewed in this light, physical distribution is the key link between manufacturing and demand creation. अब देखिए एम स्मिथ के अकॉर्डिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज द साइंस ऑफ बिजनेस लॉजिस्टिक्स, जहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट अमाउंट या फिर प्रॉपर अमाउंट के प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर वो डिमांड एग्जिस्ट करती है। तो हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि जो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का वो यही होता है कि हमें जो अपना प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस, राइट कस्टमर, राइट टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट के अंदर पहुंचाना होता है, ठीक है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से कह सकते हैं एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिमांड क्रिएशन। अब देखिए किस तरीके से लिंक क्रिएट करता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि समर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो समर के प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है वो हमारे कंसिडर करते हैं कि यहाँ सनस्क्रीन बनाती है, ठीक है। अब उसको पता है कि धीरे धीरे सनस्क्रीन की डिमांड आगे बढ़ेगी, है ना, डिमांड क्रिएट होगी, तो हमें उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में आपकी सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है,
ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये एक लिंक क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेलर है वो मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा प्रोडक्ट्स को और उनको वेयरहाउस में स्टोर करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे आपके एयर कंडीशनर हैं, कूलर हैं, इनकी भी डिमांड धीरे धीरे राइज करेगी अभी समर्स में, राइट। तो जो हमारे सेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से जो लॉजिस्टिक्स है वो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स डिमांड क्रिएशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो वो क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए, सही क्वांटिटी में होना चाहिए, जो भी हमारी डिजायर्ड प्लेस है वहां तक प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए जो हमारे कस्टमर ने बोली है, ठीक, राइट टाइम के अंदर हो, राइट कॉस्ट हो और प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो भी सही होनी चाहिए। तो ये है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, तो एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। तो अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो हमारा सेलर है उसको साइमल्टेनियसली बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन आपको जो कस्टमर्स उनको वो बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर पाए और साथ ही अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको मिनिमम रख पाए। अब अगर हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वेंट्री लार्ज क्वांटिटी में होनी चाहिए, मल्टीपल वेयर हाउसेज होने चाहिए, तभी हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। एक टाइम पीरियड के अंदर उनको प्रोडक्ट्स उनकी सेट प्लेस पर, जो भी उनकी डिजायर्ड प्लेस है वहां तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रीड आउट कर देती हूँ। The marketing concept assumes that the sure way to maximize profit in the long run is through maximizing the customer satisfaction, क्योंकि अब जो मार्केट है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करती है, कस्टमर को किंग मानती है। लेकिन पहले क्या था, पहले सीन ये था कि जो भी मार्केटर है, जो सेलर है, उसने जो भी प्रोडक्ट्स को बना दिया उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करता था और जो कंज्यूमर है वो वही प्रोडक्ट्स यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको पहले समझा जाता है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करी जाती है और उसके अकॉर्डिंग अब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कस्टमर अब हमारे लिए क्या है, किंग है, ठीक। As such, an important objective of all marketing efforts, including the physical distribution activities, is to improve the customer service. So an efficient management of physical distribution can help in improving the level of customer satisfaction or customer service by developing an effective system of warehousing, quick and economic transportation, and all maintaining optimum level of inventory. तो अगर हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर सर्विसेज बेहतर करनी है अपनी, सबसे पहले तो हमारे पास मल्टीपल वेयर हाउसेज होने चाहिए, ठीक है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्विक एंड इकोनॉमिक होना चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी एक टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्ट्स पहुंचा सकें, और इकोनॉमिक भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही, हमें ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और साथ ही जो हमारी इन्वेंट्री है हमको उसको ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ब्लॉक कर रखी है, उससे क्या होगा, सिर्फ हमारे जो वेयर हाउस का स्पेस है वो ब्लॉक होगा, साथ ही आपने जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है वो ब्लॉक हो जाएगा। और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स की जो नीड है उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे। तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमें मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा रैपिड रिस्पॉन्स। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे कस्टमर्स की नीड है या फिर डिमांड है, हमें उस पर रैपिड रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर, एक प्रॉपर टाइम स्पैन के अंदर हमें उनकी डिमांड को फुलफिल यहाँ पर करना है, ठीक है। पहले क्या होता था कि कस्टमर ने कभी अगर ऑर्डर प्लेस किया तो उस तक प्रोडक्ट पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन अब आईटी के थ्रू, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू ये काम काफी ज्यादा इजी हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने भी आपके सेलर्स थे वो क्या करते थे, हेवी इन्वेंट्रीज, लार्ज इन्वेंट्रीज को स्टोर करके रखे रहते थे, भले उसके आगे
डिमांड हो चाहे ना हो। लेकिन आज हम आईटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्मार्टली जो भी ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री का उसको यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। So rapid response is concerned with a firm's ability to satisfy customer service requirement in a timely manner. ठीक है। Information technology has increased the capability to postpone logistical operations to the latest possible time and then accomplish rapid delivery of the required inventory. The result is elimination of excessive inventories traditionally stocked in anticipation of the customers requirement. तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि पहले के टाइम में सेलर क्या करते थे, वो मैक्सिमम इन्वेंट्री को स्टॉक कर लेते थे अपने वेयर हाउसेज में। ठीक है, भले उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो अभी, लेकिन उनको ये लगता था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है, इसलिए वो एक्सेसिव इन्वेंट्रीज को स्टॉक अप करते थे। इससे क्या होता था, उनका जो पैसा है काफी ज्यादा ब्लॉक हो जाता था एक्सेस इन्वेंट्री को खरीदने में, साथ ही वेयर हाउस की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके ऊपर भी उसका अफेक्ट आता था, क्योंकि अननेसेसरी इन्वेंट्री ने जो है जगह ली हुई थी आपके वेयर हाउस में। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब चीजें थोड़ी सिंपल हो पाई हैं। एक्सेस इन्वेंट्री को अब यहाँ पर हमें स्टॉक अप करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप की डिमांड आ रही है मार्केट में उस टाइप के प्रोडक्ट्स की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्टिमम लेवल की इन्वेंट्री को वेयर हाउस में मेंटेन किया जाता है। ठीक है। So rapid response capability shifts operational emphasis from an anticipatory posture based on forecasting and inventory stocking to responding to customers' requirement on a shipment to shipment basis. ठीक है, I hope clear हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सो अनदर मोस्ट कॉमनली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. The cost of physical distribution consists of various elements such as आपका transportation, warehousing and inventory maintenance, and any reduction in the cost of one element may result in an increase in the cost of other elements. अब देखिए इस लाइन को समझने की यहाँ पर कोशिश करके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, any reduction in the cost of one element may result in an increase in the cost of other element. मतलब कि अगर हमने यहाँ से एक एलिमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ दूसरे एलिमेंट की कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। कैसे, देखिए अगर हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मान लीजिए कम करना चाहा है, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर हमें कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वेयर हाउसेस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर जगह जगह पे हमारे वेयर हाउसेस अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, हम कस्टमर्स को टाइमली प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक एलिमेंट की कॉस्ट को तो रिड्यूस किया, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे दूसरे एलिमेंट की कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब अगर आपने वेयर हाउसेस ज़्यादा सेटअप करे, अगर आपने खरीदा है वो, तो आपको ऑब्वियसली बात है उसके हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर आपने रेंट पे लिया है तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड हो गया, मतलब आपका जो बैलेंस है वो एक तरीके से नल ही हो गया। एक तरफ आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहो, दूसरी तरफ आपकी कॉस्ट इंक्रीज ही हो गई, तो आपका जो इफेक्ट है वो कुछ भी नहीं आ पाया। ठीक है, thus the objective of the firm should be to reduce the total cost of distribution and not just the cost incurred on any one element. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या होना चाहिए कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को वो रिड्यूस करे, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो कॉस्ट लग रही है उसको रिड्यूस करे। मतलब कहने का क्या है कि हमें सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को यहाँ पर कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को कंसिडर कर लिया और उसी एलिमेंट की कॉस्ट की रिड्यूस की बात करेंगे, उसी कॉस्ट रिडक्शन की यहाँ पर बात करेंगे, नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तरफ हमारी एक एलिमेंट में कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ भी रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरेटिंग additional sales. So another important objective of physical distribution or logistics system in a firm is to generate additional sales. A firm can attract additional customers by offering better services at lowest price. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि कंपनी को एडिशनल सेल्स यहाँ पर जनरेट करने की जरूरत है। ठीक है, अब एडिशनल सेल्स कैसे जनरेट होगी, ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे पहले के कस्टमर्स हैं
वो तो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ही रहे हैं। एडिशनल सेल्स तभी जनरेट होगी जब नया कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और वो कैसे अट्रैक्ट होगा? जब हम उसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कम प्राइस पे, तभी हमारे पास नया कस्टमर यहाँ पर आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाय डिसेंट्रलाइजिंग इट्स वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस और बाय यूजिंग economic and efficient modes of transportation, a firm can achieve larger market share. Also, by avoiding the out of stock situation, the loss of loyal customers can be arrested. तो जो भी हमारे न्यू कस्टमर्स हैं, अगर हम इनसे एडिशनल सेल्स जनरेट करनी है तो हमें सबसे पहले उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, और वो भी कम प्राइस पे। ठीक है। अब ये फर्म्स किस तरीके से करेंगी? उनको मल्टीपल वेयर हाउसेज सेट करने पड़ेंगे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को क्विक एंड इकोनॉमिक करना पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को यूज करे वो ऐसे होने चाहिए जिससे वो क्विकली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सके, उसकी डिमांड को टाइमली फुलफिल कर सके। ठीक है। तभी वो मैक्सिमम मार्केट शेयर को यहाँ पर एक्वायर कर सकेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि वो एडिशनल सेल्स इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं कि जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको वो बांध के रखे वाला ऐसा थोड़ी ना कि रस्सी से बांध के रखे। मतलब कहने का ये है कि आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन कभी अराइज ना हो, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल है, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो आपको उसकी डिमांड फुलफिल करनी है। क्योंकि अगर आपने उसकी डिमांड को टाइमली फुलफिल नहीं किया तो वो दूसरे प्रोडक्ट दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा creating time and place utilities. So the logistical system also aims at creating time and place utilities to the products. Unless the products are physically moved from the place of the origin to the place where they are required for the consumption, they do not serve any purpose to the यूजर्स। तो ये पॉइंट अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था जब हमने बात करी थी 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स की, कि हमने प्रोडक्ट भी फॉर्म कर लिया, उसकी प्रॉपर प्राइसिंग भी कर ली, प्रमोशनल टूल्स भी लगा लिए, लेकिन अगर हमने उसकी प्रॉपर प्लेसिंग नहीं करी, उसका प्रॉपर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो वो कोई भी पर्पस यहाँ पर सर्व नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स हैव टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम दे आर नीडेड फॉर द कंजम्पशन। ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पर अवेलेबल भी होना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है उस तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए और वो उसको कंज्यूम कर पाए, उसको यूज कर पाए। So both these purposes can be achieved by increasing the number of warehouses located at the places from where the goods can be delivered quickly and where sufficient stocks are maintained so as to meet the emergency demands of the customers. Moreover, a quicker mode of transport should be selected to move the products from one place to another in the shortest possible time. ठीक है। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप क्या चूज करते हैं ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है। जितना जल्दी आप प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे उतना बेहतर आपकी कस्टमर सर्विस होगी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और आप मार्केट शेयर ज्यादा एक्वायर कर पाएंगे। Thus, time and place utilities can be created in the products through an efficient system of physical distribution. ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब यहाँ पर हमको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है इस पर भी ध्यान देना है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने कस्टमर से बहुत ज़्यादा चार्ज करें, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर से बहुत कम चार्ज कर रहे हैं जहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, in the case of industries such as cotton textile, there are heavy fluctuations in the supply of raw materials. So in such cases, if the market forces are allowed to operate freely, the raw material would be very cheap during harvesting season and very dear during off season. देखिए इसको इस तरीके समझिए कि समर्स में आपको कॉटन के जो क्लोथ्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, हम कोई और क्लोथ जल्दी पहनना प्रेफर नहीं करते, जल्दी यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लॉजिस्टिक्स है वो किस तरीके से हेल्प करता है, जब हमारा प्रोडक्ट चीप होता है, डैट इज आपके हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पर, तब क्या किया जाता है, उसका जो रॉ मटेरियल उसको स्टॉक अप कर लिया जाता है एंड इट इज मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सप्लाई
एंड द प्राइजेस कैन बी स्टेबलाइज। क्योंकि अगर हमने जब प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल जब हमारा डियर है, मतलब हमारा महंगा है, अगर हम उस टाइम पर प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो हमको महंगा मिलेगा। और जब हमको रॉ मटेरियल ही कॉस्टली पड़ रहा है, तो जब उससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म किया जाएगा, जब उससे क्लॉथ बनाया जाएगा, तो वो भी तो कॉस्टली होगा। तो यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो रॉ मटेरियल है वो हार्वेस्टिंग सीजन में क्या कर लिया जाता है, स्टॉकअप कर लिया जाता है, ताकि जब डिमांड हो उस टाइम पर हम प्राइसेस को स्टेबल रख सकें। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।